नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी महागठबंधन की, या कहे ठगबंधन की, जिन्होंने जनता को अपने मुद्दों से ठगने की भरपूर कोशिश तो की, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि बिहार की जनता महागठबंधन के एजेंडे से बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाई। और यही कारण है कि एक तरफ तेजस्वी यादव अपने मुख्यमंत्री बनने के टूटे सपने को बटोर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस समीक्षा बैठक में अपना सिर पीट रही है। तो क्या कुछ चल रहा है विपक्ष के खेमे में, बताएंगे आपको विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी और कांग्रेस ने जो सपने देखे थे वो अब चकनाचूर हो गए। आरजेडी के हिसाब से तेजस्वी यादव इस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होते और कांग्रेस के हिसाब से राहुल गांधी जीत के बाद किसी विदेशी यात्रा पर होते, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं कि बिहार की राजनीति हमेशा से ही एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है, जहां गठबंधन बनते हैं तो आसमान छूने के सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन हार के बाद बस एक ही सवाल गूंजता है कि आखिर कहां चूक रह गई। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महागठबंधन, जो खुद को जनता का मसीहा बताता था, अब अपनी जड़ों को कुरेदने की पूरी तरह डूबा हुआ है। तेजस्वी यादव, जो चुनाव से पहले हर रैली में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर खुद को विराजमान दिखा रहे थे, अब उन टूटे सपनों के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस, जो महागठबंधन की छोटी बहन की भूमिका में थी, अपनी हार पर सिर पीटते हुए दिल्ली में समीक्षा बैठक कर रही है, जहां हाईकमान पर उंगलियां उठ रही है। यह ठगबंधन अब अपनी आंतरिक कला में इतना उलझ गया है कि जनता के मुद्दे कई पीछे छूट गए हैं, जैसा कि चुनाव में भी हुआ था। आइए देखें कि चुनाव हार ने विपक्ष के खेमे को कैसे पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी की, राष्ट्रीय जनता दल की, जो बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव की विरासत को संभालने का दावा करता है। इस बार चुनाव में बुरी तरह पिट गया। महागठबंधन में आरजेडी मुख्य पार्टनर था, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि जनता ने उनके जातिगत समीकरणों और वादों पर भरोसा नहीं किया। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान रोजगार, शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर जोर दिया था, लेकिन वोटरों ने एनडीए की मजबूत संगठन क्षमता और विकास के एजेंडे को तरजीह दी थी। हार के बाद आरजेडी ने तुरंत आंतरिक समीक्षा शुरू कर दी। बुधवार से ही राज्य कार्यकाल में डिवीजन वाइज बैठकें शुरू हो गई, जहां जीते और हारे उम्मीदवारों को लिखित रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया। मगध डिवीजन की बैठक 27 नवंबर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चली, जिसमें वरिष्ठ नेता जैसे कि राज्य अध्यक्ष मंगलानी लाल मंडल, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी और भोला यादव मौजूद थे। उम्मीदवारों से पूछा गया कि आखिर हार क्यों हुई, कहां चूक हुई और सबसे बड़ा सवाल, किसने भीतर घात किया। आरजेडी का मानना है कि इस हार का बड़ा कारण आंतरिक विद्रोह है। पार्टी ने साफ कर दिया कि जो नेता उम्मीदवारों के खिलाफ काम करेंगे, विपक्षी दलों की मदद करेंगे या जानबूझकर वोट बांटने का काम करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। 4 दिसंबर तक डिवीजन वाइज समीक्षा पूरी होने के बाद दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें जिला अध्यक्ष, महासचिव और राज्य पदाधिकारी शामिल होंगे। उम्मीदवारों द्वारा दिए गए नामों पर राय ली जाएगी और अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो पार्टी से निष्कासन तक की कार्रवाई हो सकती है। ये प्रक्रिया सरन डिवीजन के लिए गुरुवार और पूर्णिया के लिए शुक्रवार को निर्धारित है। तेजस्वी यादव ने खुद इस समीक्षा को हरी झंडी दी। हालांकि उनकी कोई प्रत्यक्ष टिप्पणी सामने नहीं आई, लेकिन पार्टी के अंदरूनी स्रोत बताते हैं कि तेजस्वी बेहद नाराज है। वो मानते हैं कि कुछ पुराने नेता जो लालू प्रसाद के दौर से चले आ रहे हैं, उन्होंने युवा नेतृत्व को कमजोर करने की कोशिश की है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि तेजस्वी जी का सपना था कि वो मुख्यमंत्री बनकर बिहार को नई दिशा देंगे, लेकिन भीतर घात ने सब बर्बाद कर दिया। अब साफ सफाई जरूरी है।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये कदम आरजेडी को मजबूत तो कर सकता है, लेकिन अगर बड़े नामों पर कार्रवाई हुई तो पार्टी में और फूट पड़ सकती है। महागठबंधन के अन्य पार्टनर जैसे वाम दल भी इस समीक्षा पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि आरजेडी की कमजोरी सीधे उनके गठबंधन को प्रभावित करेगी। कुल मिलाकर तेजस्वी का ये अभियान न केवल आंतरिक शुद्धिकरण का है, बल्कि 2029 या लोकसभा चुनावों के लिए एक नई रणनीति का आधार भी रख रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये देर हो चुकी है? जनता ने तो पहले ही ठुकरा दिया है, अब समीक्षा बैठक करके क्या करेंगे? अब नजर डालते हैं कांग्रेस पर, जो इस ठगबंधन की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई। बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि पार्टी के कई पुराने नेता अब खुले तौर पर हाईकमान पर सवाल उठा रहे हैं। हार के बाद दिल्ली के इंदिरा भवन में समीक्षा बैठकें शुरू हुई। राज्य अध्यक्ष, राज्य प्रभारी, पूर्व विधानसभा दल नेता, सांसद, विधायक और सभी उम्मीदवारों को बुलाया गया। हर किसी को अपने क्षेत्र की विस्तृत रिपोर्ट जमा करनी होगी। हार के कारण स्थानीय मुद्दे जो निर्णायक साबित हुए, संगठन की कमियां और सुधार के सुझाव। ये समीक्षा सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक गहरी जांच है। पार्टी ने 43 नेताओं को शो कॉज नोटिस जारी किए हैं। 7 को 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया गया है। कारण है कि पार्टी विरोधी गतिविधियां और अनुशासनहीनता का सवाल था। राज्य प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को युवा कांग्रेस की जिम्मेदारी से हटा दिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हाशिए पर दिखे। पूर्व राजस्थान सीएम अशोक गहलोत को लालू यादव का प्रवक्ता बताकर निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस की हार के पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि स्थानीय संगठन की कमजोरी थी। बिहार में कांग्रेस के पास मजबूत कैडर नहीं है और महागठबंधन में वो छोटे भाई की भूमिका में फंस गए। राहुल गांधी ने चुनाव में खूब मेहनत की, बिहार की बार बार यात्राएं की, दलित छात्रों से हॉस्टल में बैठक की, कन्हैया कुमार की यात्रा का समर्थन भी किया। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये सब बिहार की जमीनी हकीकत से जुड़ा था? राहुल का वोट चोरी का मुद्दा तो राष्ट्रीय स्तर पर गूंजा, लेकिन स्थानीय स्तर पर धरातल पर उतर ही नहीं सका। एक और विवाद जो था वो था टिकट वितरण का। पप्पू यादव के हस्तक्षेप की बातें हैं। एक वायरल ऑडियो क्लिप में दावा किया गया कि उन्होंने कई सीटों पर दबाव डाला। कन्हैया कुमार की भूमिका भी अस्पष्ट रही। सबसे बड़ा झटका था महागठबंधन में तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित न करना। इससे आरजेडी कार्यकर्ता नाराज हो गए। लालू परिवार को ठेस पहुंची। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हार स्थानीय कारणों से नहीं, हाईकमान की रणनीति से हुई है। राहुल ने दिल्ली चुनावों की बजाय बिहार पर फोकस किया, लेकिन परिणाम उल्टा आया। समीक्षा में आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है कि क्या नया नेतृत्व आएगा, क्या बिहार में कांग्रेस अलग होकर लड़ेगी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ये हार कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर भी झकझोर देगी। अगर हाईकमान पर सवाल बढ़े तो बड़े बदलाव हो सकते हैं। महागठबंधन में कांग्रेस की ये कमजोरी आरजेडी के लिए भी खतरा है, क्योंकि गठबंधन की एकजुटता अब संदेह के घेरे में है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये ठगबंधन क्यों फेल हुआ। महागठबंधन ने चुनाव में जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की, मुस्लिम यादव गठजोड़, दलित को लुभाना, लेकिन एनडीए ने विकास, कानून व्यवस्था और मोदी लहर का फायदा उठाया। तेजस्वी के 10 लाख नौकरियां के वादे हवा हवाई साबित हुए, क्योंकि जनता ने पिछले कार्यकाल की विफलताओं को याद किया। कांग्रेस का राष्ट्रीय एजेंडा बिहार की स्थानीय समस्याओं, बाढ़, बेरोजगारी, प्रवासन से कट गया। आंकड़ों पर नजर डालें तो महागठबंधन को कुल 120 सीटों पर उम्मीद थी, लेकिन वो सिर्फ 35 के आसपास सिमट गई। आरजेडी को महज 25 सीटें मिली, कांग्रेस को सिर्फ 6 मिली। यह हार न केवल वोटों की हार है, बल्कि विकास और विश्वास की हार है। विपक्ष के खेमे में अब अविश्वास का माहौल है। तेजस्वी आरजेडी को साफ करने में जुटे हुए हैं, लेकिन अगर भीतर घातियों में उनकी करीबी निकले तो फूट पड़ेगी। कांग्रेस में हाईकमान पर दबाव बढ़ रहा है। क्या राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी लेंगे? क्या प्रियंका वाड्रा बिहार में उतरेगी?
विश्लेषकों का कहना है कि ये हार 2029 के महासंग्राम का संकेत है। एनडीए मजबूत हो गया है, विपक्ष बिखर गया है। महागठबंधन को अब नया चेहरा चाहिए, शायद नीतीश कुमार की तरह कोई मजबूत लीडर चाहिए, लेकिन फिलहाल ठगबंधन अपनी ही जाल में फंसा हुआ है। तेजस्वी के टूटे सपने और कांग्रेस का सिर पीटना अभी भी जारी है। बिहार की जनता ने साफ संदेश दिया है कि खोखले वादों से नहीं, काम से जीत मिलती है। क्या विपक्ष सुधरेगा या फिर ठगी का सिलसिला जारी रहेगा? ये सवाल बिहार की सियासत को अब सालों तक परेशान करता रहेगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।